साल 1933 की दुनिया में तमाम तरह के मसले चल रहे थे। उसी साल हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। इंग्लैंड ने एशेज जीतने के लिए बॉडी लाइन बॉलिंग शुरू की, जिससे दोनों देशों के बीच इस कदर तनाव बढ़ा कि आज डिप्लोमेटिक रिश्तों तक पहुंच गई। 1933 ही वो साल था जब भारत का बंटवारा कर पाकिस्तान नाम का एक अलग मुल्क बनाने की मांग उठी। लेकिन इन सब बातों से इतर उस साल की सबसे बड़ी खबर थी कलकत्ता से, जो दुनिया भर के अखबारों की सुर्खी बनी। ऐसा क्या था इस खबर में? कलकत्ता के एक रईस जमींदार की हत्या हो गई थी और हत्या में इस्तेमाल हुआ था एक बायोलॉजिकल वेपन। याद कीजिए, ये दो विश्व युद्धों के बीच का समय था और बायोलॉजिकल हथियारों से जुड़ी हर खबर कानों को चौकन्ना करती थी, जिसके चलते दुनिया भर के लोग इस हत्या पर रिसर्च करने पहुंचे। यहाँ तक कि टाइम मैगजीन ने भी इस हत्या पर एक लंबी रिपोर्ट छापी। बायोलॉजिकल वेपन से हत्या का भारत में ये पहला केस था। कैसे हुई थी हत्या, किसने की और कैसे पुलिस ने इस केस का खुलासा किया, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम। कहानी शुरू होती है हावड़ा रेलवे स्टेशन से। तारीख थी 26 नवंबर 1933। झारखंड का एक जिला है पाकुड़। पहले ये बंगाल प्रोविंस के अंदर आता था। यहाँ के जमींदार थे अमरेंद्र चंद्र पांडे। उस रोज अमरेंद्र अपने परिवार सहित कलकत्ता से पाकुड़ जा रहे थे। स्टेशन पर उनका परिवार भी मौजूद था। अमरेंद्र स्टेशन पर चहलकदमी कर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें अपने हाथ में कुछ चुभन महसूस हुई। उन्हें लगा कि किसी मधुमक्खी ने काटा होगा या किसी कीड़े ने। शॉल लपेटे एक आदमी आगे से गुजर रहा था। अमरेंद्र को लगा कि उसी ने उन्हें कुछ चुभा दिया है, लेकिन जब तक वो आवाज लगाते आदमी नजरों से ओझल हो गया। उन्होंने अपने हाथ की तरफ देखा। घाव का आकार पिन की नोक बराबर था। ट्रेन रवाना होने में 5 मिनट का वक्त था। अमरेंद्र की बहन और कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए। तभी अमरेंद्र के सौतेले भाई बेनोयेंद्र कहते हैं कि डॉक्टर को तो पाकुड़ पहुंचकर भी दिखा सकते हैं। बेनोयेंद्र की बात सुनकर अमरेंद्र सफर करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन सफर के दौरान उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। पाकुड़ पहुंचते ही अमरेंद्र को बुखार चढ़ जाता है। पहले घरेलू तौर तरीकों से उनके इलाज की कोशिश हुई, लेकिन जब कोई असर नहीं हुआ तो अमरेंद्र को वापस कलकत्ता लाया गया। इस दौर में डॉक्टर नलिनी रंजन सेनगुप्ता बंगाल के सबसे फेमस डॉक्टर्स में से एक हुआ करते थे। उन्हें अमरेंद्र के चेकअप के लिए बुलाया जाता है। डॉक्टर रंजन हाथ में घाव देखकर सबसे पहले खून की टेस्टिंग की सलाह देते हैं। जांच के लिए अमरेंद्र के खून सैंपल लैब में भेजे जाते हैं। अमरेंद्र की हालत अब तक काफी नाजुक हो चलती है। उनका हाथ पूरी तरह सूज गया था, ब्लड प्रेशर लगातार कम हो रहा था और उन्हें ब्लीडिंग भी होने लगी थी। डॉक्टर सेनगुप्ता ने उनके परिवार को बताया कि उनका बचना मुश्किल है। अमरेंद्र जमींदारी की वारिस थे, इसलिए पूरा परिवार चिंता में था। बंगाल के जितने डॉक्टर थे अमरेंद्र को उन्हें दिखाया गया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार हुआ नहीं। आखिर में बेनोयेंद्र एक डॉक्टर को लेकर आया, जिसने कहा कि आप चिंता नहीं कीजिए, अमरेंद्र जल्द ठीक होंगे। परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही दिन अमरेंद्र कोमा में चले गए और चंद दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। अमरेंद्र की मौत से घर में मातम छा गया। बेनोयेंद्र भी आंसू बहा रहे थे, लेकिन साथ ही दूसरी तैयारियों में भी लगे हुए थे। कौन सी? उन्होंने जल्दी जल्दी अमरेंद्र का दाह संस्कार करवाया और उनका डेथ सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। इससे हुआ कि जमींदारी पे अब पूरी तरह बेनोयेंद्र का कब्जा हो गया। अब कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन अमरेंद्र के खून का सैंपल अभी भी लैब में था। कुछ हफ्ते बाद इस खून की जांच की रिपोर्ट आई और पता चला कि अमरेंद्र के खून में एर्सीनिया पेस्टिस नाम का एक बैक्टीरिया मिला। खून की जांच करने वाले पैथोलॉजिस्ट ने जैसे ये देखा, उसने खबर अमरेंद्र के परिवार से भी पहले ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचाई। सरकार के पास क्यों? दरअसल ये वही बैक्टीरिया था जिसने 19वीं सदी के भारत में ब्यूबोनिक प्लेग नाम की महामारी फैलाई थी। 1896 में इस महामारी से पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत में लाखों लोग मारे गए थे। हालांकि सालों से कलकत्ता में प्लेग के केस नहीं आए थे, लेकिन सरकार ने ब्यूबोनिक प्लेग को अति संवेदनशील बीमारियों की लिस्ट में डाला हुआ था। इसलिए एक भी केस मिलने पर सरकार को तुरंत रिपोर्ट करना जरूरी था। सरकार ने तुरंत एक हाई लेवल कमेटी बनाकर जांच शुरू की, ये देखने के लिए कि क्या शहर में प्लेग के और केसेस भी हैं। जब और केसेस नहीं मिले तब सबको शक हुआ कि यह हत्या का मामला हो सकता है, खासकर अमरेंद्र के परिवार वालों को। अमरेंद्र के हाथ में सुई चुभने की बात सबको मालूम थी। संभव था कि इस जरिए जहर की तरह अमरेंद्र के शरीर में बैक्टीरिया पहुंचा दिया गया हो। अमरेंद्र के परिवार ने कलकत्ता पुलिस को इस मामले की जांच के लिए एप्लीकेशन सौंपी। पुलिस ने तुरंत मामले की रिपोर्ट अपने दर्ज कर ली और जांच भी शुरू की।
मामले की तहकीकात कर रहे थे बंगाल इंटेलिजेंस सर्विसेज के इंस्पेक्टर शरद चंद्र मित्रा। उनके सामने पहला सवाल यह था कि बीमारी का बैक्टीरिया आया कहां से, क्योंकि कलकत्ता की किसी लैब में यह बैक्टीरिया उपलब्ध नहीं था। यह बैक्टीरिया सिर्फ बॉम्बे स्थित हैफकिन इंस्टीट्यूट में रखा हुआ था, क्योंकि इसी जगह से 1896 में प्लेग की शुरुआत हुई थी। इस लैब में वैक्सीन बनाने के लिए बैक्टीरिया के कल्चर रखे हुए थे। चूंकि ये बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया था, इसलिए सरकार ने हैफकिन इंस्टीट्यूट में कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया था। पुलिस के पास इस पहेली का कोई हल नहीं था, इसलिए उन्होंने बेनोयेंद्र पर नजर रखनी शुरू की, क्योंकि अमरेंद्र के परिवार को उस पर ही शक था और अमरेंद्र की मौत से सबसे बड़ा फायदा भी उसे ही हुआ था। पुलिस ने जैसे इस मामले में एफआईआर दर्ज की, अपने घर से बेनोयेंद्र फरार हो गया। पुलिस ने उसे आसनसोल स्टेशन से पकड़ा जब वो बंगाल से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ में बेनोयेंद्र ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तब पुलिस ने उसके साथियों पर नजर रखना शुरू की। एक डॉक्टर था जो हमेशा बेनोयेंद्र के साथ ही रहता था और नाम था तारानाथ भट्टाचार्य। पुलिस ने उसकी तहकीकात शुरू की। पुलिस ने पाया कि वो एक दूसरे डॉक्टर के यहाँ लैब असिस्टेंट का काम करता था। पुलिस ने उस डॉक्टर से पूछताछ की तो पता चला कि तारानाथ कुछ दिन पहले बंबई गया था। पूरी कहानी कुछ इस प्रकार थी। इस पूरे षड्यंत्र की शुरुआत हुई कुछ साल पहले, जब अमरेंद्र 18 साल के हुए और उन्होंने बेनोयेंद्र से जायदाद में अपना हिस्सा मांगना शुरू किया। तभी से बेनोयेंद्र अमरेंद्र को अपने रास्ते से हटाने की फिराक में था। चाहता था कि कोई ऐसा तरीका निकले जिससे हत्या का शक किसी को हो नहीं। इस काम में उसकी मदद की थी तारानाथ ने। तारानाथ ने बेनोयेंद्र को टेटनस का जीवाणु लाकर दिया। उस दौर में एक चश्मा चलता था प्रिंस नेज ग्लासेस के नाम से। इस चश्मे के कोनों पर अटकाने वाले टेम्पल नहीं हुआ करते थे। अमरेंद्र ऐसा ही चश्मा पहना करते थे। बेनोयेंद्र ने अमरेंद्र के चश्मे में टेटनस का जीवाणु लगाकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन इसमें सफल नहीं हुआ। इसके बाद उसने प्लेग का बैक्टीरिया इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस काम के लिए उसने तारकनाथ को बॉम्बे भेजा। बॉम्बे जाकर उसने हैफकिन इंस्टीट्यूट के 2 डॉक्टर्स को अपने झांसे में फंसाया, उन्हें पैसे खिलाए, मौज मस्ती कराई। बदले में डॉक्टर्स ने तारकनाथ को प्लेग वाले बैक्टीरिया की 2 शीशियां दे दी। उन्होंने तारकनाथ को झूठी पहचान पर इंस्टीट्यूट में दाखिल भी करवाया, जहां उसने चूहों पर बैक्टीरिया के असर को टेस्ट भी किया। पूरी तसल्ली कर लेने के बाद तारकनाथ बैक्टीरिया को लेकर वापस कलकत्ता लौट आया। बेनोयेंद्र के पास हथियार आ चुका था। अब सवाल था कि अमरेंद्र की हत्या को अंजाम देगा कौन और कैसे। तारकनाथ ने एक और बार बेनोयेंद्र की मदद की। उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर से मिलवाया। कॉन्ट्रैक्ट किलर कौन था इसका पता कभी नहीं चल पाया, क्योंकि उसे पुलिस पकड़ पाई नहीं। हत्या के दिन बेनोयेंद्र ने हत्यारे को अमरेंद्र के यात्रा प्लान के बारे में बताया था और उसने मौका देखकर एक सुई की नोक से जानलेवा प्लेग वाला बैक्टीरिया अमरेंद्र के खून में पहुंचा भी दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में कलकत्ता पुलिस ने बारीकी से सभी तारों को जोड़ते हुए हत्या की पूरी गुत्थी सुलझाई। उन्होंने यात्रा के दस्तावेजों से लेकर तारकनाथ और बेनोयेंद्र के बीच चिट्ठियों तक हत्या के तमाम सबूत इकट्ठा किए और केस के एक एक पहलू को खोलकर सबके सामने रखा। हत्या का यह केस चूंकि बायोलॉजिकल वेपन का केस था, इसलिए पूरी दुनिया में इसको लेकर काफी कौतूहल था। लंदन की टाइम मैगजीन ने साल 1935 में इस केस की पूरी रिपोर्ट छापी और उसे शीर्षक दिया मर्डर विद जर्म्स। वही सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स ने इस केस को पंक्चर्ड आर्म मिस्ट्री का नाम दिया। बेनोयेंद्र का क्या हुआ? इस मामले में तारकनाथ और बेनोयेंद्र को फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने दोनों को राहत देते हुए सजा को उम्र कैद में तब्दील किया। साथ ही दोनों को सजा काटने के लिए अंडमान की सेलुलर जेल में भेजा। बेनोयेंद्र की सजा 1936 में हुई थी। इसके 11 साल बाद देश आजाद हुआ और बेनोयेंद्र को भी अंडमान के बाकी कैदियों की तरह रिहाई मिल गई। वो लौटकर पाकुड़ आया, लेकिन तब तक उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। एक रोज उसने एक बंदूक लेकर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और सबको जान से मारने की धमकी देने लगा। नतीजतन पुलिस बुलाई गई और पुलिस के साथ गोलीबारी में उसकी मौत हो गई। इसी के साथ तारीख का आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक जरूरी सूचना लेते जाइए। ललन टॉप अपने दर्शकों के लिए लाया है एक नया और विशेष प्रोग्राम। डाउनलोड कीजिए दी ललन टॉप ऐप और रोज रात 9 बजे खेलिए ललन टॉप क्विज, जिसमें न सिर्फ क्विज का मजा है बल्कि इनाम जीतने का मौका भी है। ध्यान दीजिए, क्विज सिर्फ ऐप पर खेली जाएगी और डाउनलोड करना जरूरी होगा आपको। ललन टॉप ऐप ऑब्वियसली गूगल प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं और एप्पल के ऐप स्टोर से भी कर सकते हैं। तारीख के आज के एपिसोड को लिखा था कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था जेरी ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।